बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी अपने घर पे आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। ये मॉडल टाउन में उनका घर है। हमजा शहबाज साहब ने तामीर करवाया था शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उस दौर में। और ये वो घर नहीं है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली पहले से रहते थे। इन्होंने एक और घर बनाया था, काफ़ी बड़ा, दोनों तरफ सड़क पे ये घर लगता है, मैंने देखा हुआ अंदर से। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर में दावत दी और लंच के ऊपर ये दावत थी। अपनी पार्टी के लोगों को बुलाया, मरियम नवाज साहिबा को भी इस दावत में बुलाया गया। क्यों बुलवाया, अहम सवाल है। मैं अंदर की कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है और चीज़ें तय क्या पाई हैं और होने क्या वाला है। पहले देखें, पेट फाड़ना था और पेट वैसे तो फाड़ा नहीं गया शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा था इनके पेट फाड़ूंगा, उसके अंदर से अवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो बरामद करूंगा और फिर वो अवाम के कदमों में निछावर करूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे। लेकिन अब वो पेट भर भर के फाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना भरे इनके पेट को, यानी मुझे याद है ख्वाजा साद रफीक साहब ये सवाल पूछते थे, जरदारी साहब कब भरेगा आपका पेट, कितना खाएंगे आप, कब तक खाएंगे आप, कब आपका पेट नहीं भरता जरदारी साहब, ये ख्वाजा साद रफीक साहब पूछते थे। तो आज वो थे इस दावत में, इस लंच में। उन्होंने देखा होगा कि जरदारी साहब का पेट क्यों नहीं भरता और ये पूछ भी सकते थे वो खाना खाते हुए कि पेट कैसे भरता है। इनको किसी सियासी मसलियत ने इकट्ठा नहीं किया, एक्चुअली मजबूरियों ने इकट्ठा किया है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और सड़कों पे घसीटने की बजाय अपने घर ले आए घसीट के और वहाँ पे अब खाना खिला रहे हैं। जरदारी साहब अपना खाना साथ लेकर आए थे, उसकी वजह भी चले मैं आपको बता देता हूँ। जरदारी साहब एक तो बीमार हैं और वो परहेज़ी खाना खाते हैं, लेकिन परहेज़ी खाना तो शहबाज शरीफ साहब के घर में भी बन सकता था। परहेज़ी खाना खाते हैं, अपने शेफ़ का बना हुआ खाते हैं, तो शेफ़ को शहबाज शरीफ के घर भेजा जा सकता था, वो वहाँ बना देता, बुरा भी ना लगता, मेज़बानी भी रहती, मेहमान नवाजी भी हो जाती। लेकिन जरदारी साहब ने कुछ भी नहीं खाया शहबाज शरीफ साहब के घर से। रीज़न क्या है, आप कभी किसी पीर फ़कीर के पास जाए ना तो वो आपको नॉर्मली यही कहता है किसी को लोग कुछ ले के नहीं खाना। जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो सिर्फ ये पता करवा लें आप, या आप गूगल पर रिसर्च कर लें कि कौन सा पीर था जो लगातार कई सालों तक, जब तक जरदारी साहब ऐवान सदर में रहे, वो ऐवान सदर के अंदर रहता रहा। बल्कि उसने जो कार्ड छपवाया, जो वो इन्फॉर्मेशन देता था या किसी को अपना एड्रेस बताता था तो ऐवान सदर का बताता था। तो ऐसे सबके अपने अपने पीर होते हैं और ये एक दूसरे पे एतबार नहीं करते और ये तवाहमात का शिकार भी होते हैं ये लोग। अगर यही खाना इमरान खान साहब लाए होते तो सब कहते कि ये जादूगरनी है, जादू ने किया है और ये कुछ अमलियात हैं और बाहर से खाना खाने से मना किया गया है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और बहुत सारे हल थे इसके। बहरहाल जरदारी साहब अपना खाना साथ लेकर गए। इससे पहले जब जरदारी साहब गए थे रायविंड मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने, कई साल पहले, 10-12 साल हो गए हैं, 10 साल तो तकरीबन हो गए हैं, 10-11 साल हो गए हैं, तो 12 साल। तो मुझे याद है अच्छी तरह, तब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की पसंद के खाने पकवाए थे और तब जरदारी साहब अपने साथ घर से खाना नहीं लाए थे। अब ये इकट्ठे क्यों हुए हैं, इसकी ज़रा रीज़न्स आप समझ लें। पीडीएम को ये लगता था, मुस्लिम लीग नून को और उनकी हमायती जमातों को, जो इत्तेहाद बना हुआ है पीडीएम, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल दिया था माजी में और उनको कहा था कि शोकाज नोटिस देके इसका जवाब दें वरना आप पीडीएम से बाहर हैं, तो पीपल्स पार्टी ने कहा था नहीं, आप माफ़ी मांगेंगे और शोकाज वापस लेंगे, फिर हम अंदर आएंगे। तो ये दोनों बड़ी एक्सट्रीम पे चले गए थे। पीडीएम से निकालने के बाद पीपल्स पार्टी को फ्लॉप करने की कोशिश की थी पीडीएम के इत्तेहाद ने, ख़ास तौर पे नून लीग ने। उनको लगा खुद एहतजाज करेंगे, अपोजिशन को खुद हम ड्राइव करेंगे, ड्राइविंग सीट पे आकर खुद बैठेंगे अपोजिशन की। और पीपल्स पार्टी को सेलेक्टेड तक कह दिया था मरियम नवाज साहिबा ने और पीपल्स पार्टी ने भी बड़े सख्त जुमले जो है वो बोले थे और टिका कर जवाब दिए थे पीपल्स पार्टी ने भी। पीपल्स पार्टी ने किया ये कि उन्होंने सियासी तौर पे मुकाबला किया, अपने आप को साबित किया और वो रेलिवेंट रहे, इररेलिवेंट नहीं हुए। वो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी नुमाइंदगी रखने में कामयाब रहे और उनके पास एक सूबे की हुकूमत थी, इसलिए उनके लिए रेलिवेंट रहना इतना मुश्किल भी नहीं था। जो अहदाफ थे पीडीएम के कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी को अकेला करके कमज़ोर कर देंगे और पीपल्स पार्टी मिन्नतें करेगी, पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली से उस जगह तक पहुंची ही नहीं और पीडीएम या मरियम नवाज की सियासत वो कर ही नहीं पाई पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नंबर 2, लॉन्ग मार्च की जो सियासत शुरू की, फजलुर रहमान साहब ने ये कहा
कि देखिए मैंने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद मुझे कितनी पजीराई मिली, मुझे खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा वोट पड़ गए। अब सारी जमातें ये चाहती हैं पीडीएम के अंदर जो शामिल हैं कि वो एक लॉन्ग मार्च करें और एक बड़ा लॉन्ग मार्च करें। उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में मुल्क में एक सियासी मोमेंटम बने और उस मोमेंटम को वो अगले 1 साल तक चलाएं। जलसे, जुलूस, चीज़ें, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ जारी रखें और इस मोमेंटम को ले जाएं अगले इंतखाबात तक। और उसमें उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि ज़्यादा वोट पड़ेंगे और वो ज़्यादा सीटें जीतेंगे और उनकी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्लमंदी से नून लीग और पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च का ऐलान था 23 मार्च के लिए, उसमें से हवा निकाल दी। कैसे? पीपल्स पार्टी ने उनसे 20 दिन पहले अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम लॉन्ग मार्च 20 दिन पहले करने जा रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क में बार बार आप करेंगे तो उसका मजाक बन जाएगा। अब अगर एक बड़ी जमातें मिलके एक लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं और एक और बड़ी जमात कहती है कि 20 दिन पहले हम भी लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि एक तासुर यह बनता है कि ये तो लॉन्ग मार्च खेल रहे हैं और संजीदगी खत्म हो जाती है उस एहतजाज में से। तो पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन और पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च का गुब्बारा था, जो फजलुर रहमान साहब उसको फुला रहे थे, वो उसमें से हवा निकाल दी। इस चीज़ से बड़ी तकलीफ हुई इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को काबू करो, ये क्या कर रही है, ये तो उल्टा हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं। फिर जिस तरीके से सेनेट के अंदर से बिल पास होता है, जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर से होता है, जिस तरह सरेंडर किया है पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की हुकूमत के सामने, उससे इनकी और ज़्यादा दुर्गत बनी पब्लिक के अंदर। लोगों को लगा कि ये हमारे लिए नहीं निकलते, हमेशा अपने फ़ायदे का सौदा करते हैं। नंबर 3, जो ओआईसी का एक इजलास है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है 22 मार्च को। 22 मार्च यानी 23 मार्च को पीडीएम ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। 22 मार्च को यानी जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो आपको पता है उससे पहले कंटेनर्स, ये वो सब, एक मुल्क के अंदर अजीब भूचाल आ जाता है। लेकिन एक हफ्ता पहले ही काम शुरू हो जाता है, गिरफ्तारियां, ये वो सब कुछ। अब जो पीडीएम की जमातें हैं वो 23 तारीख को लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं। 22 तारीख को जो इस्लामिक ताउन तंजीम है ओआईसी, उसके वज़राए खारजा पूरी मुस्लिम उम्मा के वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब इसमें सऊदी अरब के लोग भी हैं, इसमें यूएई के भी हैं, कतर के भी हैं, बहरीन के भी हैं, कुवैत के भी हैं, बाकी इस्लामी ममालिक के भी हैं। ये वो ममालिक हैं जिनके बहुत वफ़ादार हैं शरीफ ख़ानदान और जरदारी साहब। जरदारी साहब के यूएई से और दुबई से, इनके साथ उनकी बड़ी वफ़ादारी और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अबू धाबी से, दुबई से, यूएई से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जरदारी साहब के। तो जरदारी साहब कभी भी उनके साथ नहीं बिगाड़ेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के और फजलुर रहमान साहब के सऊदी अरब से, कतर से, दीगर ममालिक से बड़े शानदार और अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ से इनको फंडिंग भी मिलती रही है, माजी में सियासी सपोर्ट भी मिलती रही है। हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब डील लेकर दी थी मुशर्रफ साहब से, वो भी इन्होंने लेकर दी थी। और अब भी इनको निकालने के लिए जो बैरूनी मुदाखलत करने वाले ममालिक थे, उनमें ये ममालिक जो अरब ममालिक थे वो शामिल थे। अब उनकी बेहुरमती या बेअदबी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर सकती। ना फजलुर रहमान साहब कर सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। तो 22 तारीख को वो ममालिक के नुमाइंदगान वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। 23 तारीख को ये लॉन्ग मार्च नहीं निकालेंगे, क्योंकि 23 तारीख को वो तमाम नुमाइंदगान जो वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, वो जो इस्लामाबाद में परेड हो रही है, वो उसको देखने के लिए उसका हिस्सा बनेंगे। या तो ये लोग लॉन्ग मार्च को आगे ले जाएंगे या पीपल्स पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करके किसी और टाइम पे करेंगे। नून लीग ने आज की मीटिंग में, अंदरूनी खबर है कि ये मुतालबा किया पीपल्स पार्टी से कि हम आपके साथ शामिल हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग मार्च के बाद धरना दे दें। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। धरना कोई जमात भी देने के लिए तैयार नहीं है। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को धरने में फंसाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि धरना तो हम नहीं देने वाले। नवाज शरीफ साहब को चौथी एक और रीज़न ये है कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पीपल्स पार्टी की अशद ज़रूरत है। वो अपने आप को अकेला समझते हैं क्योंकि मुल्क के किसी हिस्से में भी उनकी हुकूमत नहीं है। हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी की ताकत के बगैर वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने हेल्थ इश्यूज़ और उनकी जो मेडिकल रिपोर्टें हैं और बरतानिया के अंदर जो उनका वीज़ा की रिजेक्शन है, इन सारी चीज़ों की वजह से खासे परेशान हैं और ये परेशानी उनके गले पड़ी हुई है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई उनके खिलाफ बड़ा ठीक ठाक शोर मचाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए अगर हंगामी तौर पे उनको वापस आना पड़ता है इस सूरत में भी, और अगर वो अपना क़याम जो है उसको मज़ीद तवील करते हैं
तो उस सूरत में भी, दोनों सूरतों में नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए। वो अकेला महसूस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मिलने से एक तासुर और भी बनता है नवाज शरीफ साहब के लिए, जो बड़ा फ़ायदेमंद है। वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। मियाँ साहब 2013 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट को कैसे आवाज़ें दे रहे थे किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। ये ज़रा थोड़ी सी आप ऑडियो सुने। ये एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को और उर्दू में, और मियाँ साहब क्या रहे थे उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट को, ज़रा ये सुने आप। ये 3 जुमलों में आपको पता चल जाएगा। जिस किसी पार्टी के ज़रिए से भी ये मुल्क बचता है उस पार्टी को लाओ, सही, और उस पार्टी को लाना है तो फिर स्ट्रॉन्ग मैंडेट दो। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैंडेट देना है तो फिर डट के उसके हक में वोट दो। अच्छा, दहशतगर्दी के बढ़ती, ये आपने सुन लिया मियाँ साहब। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर हमेशा आए, ये उन्हीं को पैगाम दे रहे थे। साफ बात है, वो सुनाना किसी और को और कहना किसी और को, सबको नज़र आता है जिस अंदाज में, जिस खफीफ मुस्कुराहट के साथ वो कह रहे थे मियाँ साहब, वो जिनको कह रहे थे वो समझ आ रही थी। दहशतगर्दी के बढ़ते हालात की वजह से सिक्योरिटी रिस्क भी हो गया लीडर्स के लिए। अब वो इस किस्म की अवामी इज्तिमात और एहतजाजों से भागना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको बड़ी कैंपेन्स के अंदर जाना पड़े। और शहबाज शरीफ साहब की हालत ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवालात हुए तो वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ वो बात करें और बिलावल थोड़ी सी बात करें और वो बात ख़त्म करके चले जाएं। मरीम नवाज़ को बोलने नहीं देना चाह रहे थे। यानी अगर मेरे दिल और दिमाग में इतना सा भी शक था इस बारे में कि मरीम नवाज़ साहबा से शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हैं, या अगर इतना सा भी शक था कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, तो वो आज दूर हो गया। शदीद इख्तलाफात आज नज़र आए हैं बॉडी लैंग्वेज में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान। यानी मैं आपको बताता हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा बात की तो उन्होंने लुकमा दिया मरीम औरंगज़ेब साहबा को कि आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल करवा लें। यानी वो चाहते थे कि उनके ऊपर इख्तिताम हो और कोई और बात ना करे। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा का स्टाइल आपको पता है, वो पहले फजलुर रहमान साहब के साथ भी उन्होंने ये किया था। जब फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को शिकायत लगाई थी कि आपकी बेटी मेला लूटने आती है, क्या करने आती है, तो इसको कंट्रोल करें, मैं अगर लीडर हूं तो मुझे बात करने दें और मुझे बात ख़त्म करने दें। तो मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर जो है वो खड़ी हो गई और वहाँ अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ज़बरदस्ती तो कैमरों के सामने नहीं कह सकते शहबाज शरीफ साहब उन्हें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा बस गुड़िया बस करें। ये उसके अंदर ऑडियो मौजूद है। अच्छा, ये सुन लें आप ज़रा, थोड़ी सी आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये दोनों ऑडियोज, एक में वो कह रहे हैं कि आखिरी सवाल करना है, दूसरे में वो कह रहे हैं बस गुड़िया बस करें। ये सुने। एक सेकंड आरिफ उल्फत को बात करें। आखिरी सवाल करना है, ऐसे नहीं, बस गुड़िया बस। तो शहबाज शरीफ साहब जब मरीम नवाज़ साहबा बात कर रही थी खासे बदमज़ा नज़र आए, क्योंकि मैंने कोई 5 साल 6 साल यहाँ कवरेज की है बतौर रिपोर्टर इस पॉलिटिकल पार्टी की भी, बाकी जिम्मेदारियों के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी भी मेरे ज़िम्मे थी, PMLN। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ शहबाज शरीफ साहब जब बदमज़ा होते हैं तो वो अपने चेहरे के तासुरात को छुपा नहीं सकते। तो बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत बदमज़ा हो रहे हैं उस वक्त जब उनकी भतीजी मरीम नवाज़ बात कर रही थी, तो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था और वो बदमज़ा थे उस वक्त। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं बीच में खड़ा हूँ ना, ये भी कहा उन्होंने। और फिर ये भी कहा कि दिल जुड़ गए हैं यानी ये दिल जुड़ गए नहीं, एक्चुअली दिल जुड़ गए हैं इसलिए क्योंकि ये मजबूरी है और हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं। हालात इस तरह के क्यों पैदा हो गए हैं? एक अंदर की खबर यह है कि आज जरदारी साहब ने PMLN को यह कहा कि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि पीपल्स पार्टी को आराम से शिकस्त देकर आप अकेले पाकिस्तान में हुकूमत बना लेंगे, तो अपने दिमाग से आप ये निकाल लें। पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में एक हकीकत के तौर पर मौजूद होगी। आपको नेशनल गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, MQM, बाकी सारी जमातें मिलकर पाकिस्तान में एक नेशनल गवर्नमेंट कायम करने के बारे में सोचें। ये बात जरदारी साहब ने आज की है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन PMLN के दिमाग में ये चल रहा है कि वो अक्सरियत ले लेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने उनको ये ऑफ़र दी है और इसके ऊपर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। अब होगा ये मुस्तकबिल करीब में कि ये कोई लॉन्ग मार्च के अंदर कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर चुकी हैं लेकिन उससे जान भी छुड़ाना चाह रही हैं, उसको करना भी नहीं चाह रही। दूसरा, इमरान खान साहब जिन मुसीबतों के अंदर फंसे हुए थे वो काफ़ी हद तक उनमें से अब निकलना शुरू हो गए हैं। एक्सपोर्ट्स आप देख लें, वो रिकॉर्ड हो रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा इतना ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड मौसूल हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग हो या बाकी इदारे हों, वो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत इशारे दे रहे हैं। शरह नमू बढ़ चुकी है, GDP जो है पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को फेवर दे रही हैं। और अब जो हुआ है
यानी इमरान खान को जनरल इलेक्शन में हराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जिस किस्म के आदादोशुमार अब आ रहे हैं। अगर हुकूमत 2022 का बजट पास करवा लेती है इमरान खान साहब की हुकूमत, तो मुश्किलात अपोजिशन के लिए मजीद बढ़ जाएंगी। हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गिरती हुई साख को कुछ हद तक संभाला दिया है। IMF से कामयाब डील में उनको कुछ मईशत में भी कामयाबी मिली है और वहाँ भी उनको संभाला मिल गया है। चीन का दौरा और वहाँ से आने वाली इन्वेस्टमेंट, अब कुछ हालात संभलने लगे हैं कोरोना की वजह से। और PMLN की जाते जाते जो शाह खर्चियाँ वो करके गए थे और ख़जाने को जिस तरह का उन्होंने नुकसान पहुँचाया था, पहले उसकी वजह से और बाद में कोरोना की वजह से इस हुकूमत की कमर सीधी नहीं हो रही थी। और अब अगर अल्लाह ताला ने कोई नई आजमाइश ना भेजी तो बहुत हद तक कमर सीधी हो गई है और अब रिलीफ के मामला चलेंगे आने वाले 1.5 साल में। अपोजिशन ने इस बात को भांप लिया है। अब वो एक एहतजाज करना चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत के अंदर अपने आप को दाखिल करना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब का रास्ता रोका जा सके। और अगर ना रोका जा सका तो सारे मिलकर भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि या तो इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब की वापस हुकूमत आएगी या फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और मुख्तलिफ जमातें मिलकर पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमत बनाएंगी और इमरान खान को अपोजिशन में जाकर बैठना पड़ेगा। बेसिकली ये जो मीटिंग थी आज की, ये फेस सेविंग की मीटिंग थी। यानी ये चाह रहे थे कि फेस सेविंग PMLN को भी मिले और पीपल्स पार्टी को भी मिले। कल तक एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले आज एक साथ बैठे हैं और यही इमरान खान का कमाल है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।